Hello everyone, I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to cover one essay called as SA 600. ये हम सीए फाइनल के कंसाइज बुक से कवर करेंगे. ऑलमोस्ट सेम कंटेंट सीए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी है. थोड़ा सा कंटेंट कम है एट अ इंटर लेवल एंड एट अ फाइनल लेवल दिस वन इज इन मोर डिटेल. विल ट्राई टू कवर फ्रॉम एंटायर फाइनल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें मेजर इंटर का पार्ट भी कवर हो जाएगा. तो इंटर के स्टूडेंट्स आप भी ये लेक्चर दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम जो बुक्स रेफर करेंगे वो सीए फाइनल का मटेरियल रहेगा. आपको भी अपने स्टडी मटेरियल के अंदर 600 का रेफरेंस मिल जाएगा. तो अभी के लिए व्हाट इज दिस एसे 600? लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. द नेम ऑफ द एसे इज कॉल्ड एज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, सो दैट यू नो वी आर एबल टू डिस्कस दिस इन अ बेटर मैनर. देखो सर, अज्यूम करो दिस अ कंपनी कॉल्ड एज XYZ. अभी जो कंपनी XYZ है ना, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है एंड इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अज्यूम कर लीजिए उनका हेड ऑफिस का नंबर्स भी आएगा. सो लेट्स से दे एट वन लोकेशन हैव अ हेड ऑफिस एंड देन लेट्स से दे हैव टू ब्रांचेस आल्सो, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2. सो बेसिकली ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड हेड ऑफिस तीनों का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल करके क्या बन रहा है? आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है. इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अगर सब्सिडीज वगैरह होती है ना तो CFS भी बोल सकते हैं, जहां पर पेरेंट कंपनी एंड आपके सब्सिडीज के नंबर्स को क्या किया जा रहा है? मर्ज किया जा रहा है. एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड FS. उसके लिए भी 600 एज इट इज एप्लीकेबल है. और मान लो अगर ये ब्रांच 1 एंड 2 सब्सिडीज नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस है आपके, छोटा सा डिवीजन है आपका, विच आर नॉट सेपरेट एंटिटीज ऑल टुगेदर, तब भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसे 600 कहलाएगा. तो सर हमें मान लीजिए एज अ फर्म PQR अपॉइंट किया जा रहा है एज अ ऑडिटर ऑफ एंटायर कंपनी XYZ, जहां पे हमें उनके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओपिनियन देना है. सर प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? हमें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना है, बट जो ब्रांचेस है या ब्रांचेस का दूसरा नाम है कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स का ऑडिट ना कोई और करने वाला है, हम नहीं करने वाले हैं. अगर PQR ही ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 का ऑडिटर होता तो कोई दिक्कत नहीं आता. यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट ब्रांच 1 एंड 2 के लिए सेपरेट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है. लेट्स से A इज अ सेपरेट ऑडिटर, B इज अ सेपरेट ऑडिटर, बट ये लोग ना सिर्फ ब्रांच पे रिपोर्ट देंगे, ओवरऑल XYZ के FS पे रिपोर्ट नहीं देंगे. मतलब सर इट्स नॉट लाइक XYZ के लिए 3 ऑडिटर है. इट इज लाइक XYZ का मेन ऑडिटर PQR ही है, बस उनके 2 ब्रांचेस के लिए सेपरेट ऑडिटर है. क्योंकि तीनों अगर इक्वल ऑडिटर होते हैं फॉर XYZ तो ये जॉइंट ऑडिट बन जाता है. जॉइंट ऑडिट के लिए हमने रिसेंटली कैसे रिवाइज किया था, ऐसे 299 वो एप्लीकेबल हो जाएगा. अब यहां पर वो ऐसे एप्लीकेबल नहीं है. यहां पे बोलता है कंपनी XYZ ही है, ओवरऑल मेन ऑडिटर कौन रहेगा? PQR रहेगा. इस मेन ऑडिटर को हमको कंपनीज ऑडिटर भी बोलना है एंड दूसरा नाम दिया है प्रिंसिपल ऑडिटर. ये प्रिंसिपल ऑडिटर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है 600 में, आपको बताएंगे. अभी के लिए व्हाई एम आई कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर? बिकॉज देयर आर सम ब्रांचेस और कंपोनेंट्स जिनका सेपरेट ऑडिटर एग्जिस्ट करता है. इन आवर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड, लेट्स से A इज अ इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर ब्रांच 1, B इज अ इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर ब्रांच 2. तो सर 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रिंसिपल ऑडिटर क्या है, ब्रांच ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर क्या है, एंड तीसरा वर्ड कंपोनेंट वर्ड क्या है. ये 3 चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी. तो आप जब 600 में आएंगे तो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है. क्या क्या डेफिनेशंस है? प्रिंसिपल ऑडिटर, दूसरा अदर और ब्रांच ऑडिटर, तीसरा कंपोनेंट. सबसे पहला चीज, व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट कैन बी अ डिवीजन और अ ब्रांच. मतलब सर मान लो एक ही कंपनी है, उसके पास मल्टीपल लोकेशन पे ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस के नंबर्स भी कंपनी के FS में ऐड हो जाएंगे. तो हम ये जो ब्रांचेस है, डिविजन्स है, इनको क्या बोल देंगे? कंपोनेंट बोल देंगे. या हो सकता है सर पेरेंट कंपनी, लेट्स से टाटा मोटर्स इन इंडिया, उनका कंसोलिडेशन जब बनेगा तो सब्सिडरी में JLR आता है, तो आपका सब्सिडरीज, JVs, एसोसिएट जो है वो भी CFS में कवर किए जाएंगे. वो कॉन्सेप्ट में भी ये सब्सिडरीज क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे. मतलब कंपोनेंट एक ब्रॉडर वर्ड हो गया जिसमें ब्रांच भी आ सकता है, सब्सिडरी एसोसिएट कॉन्सेप्ट भी आ सकता है. लॉजिक क्या है? जब मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो ये जो कंपोनेंट के FS है इसके अंदर क्या किए जाएंगे? इंक्लूड किए जाएंगे. सर इनके FS को इंक्लूड किया जाएगा इन द ओवरऑल FS, जिसका ऑडिट कौन करेगा? प्रिंसिपल ऑडिटर. प्रिंसिपल ऑडिटर का दूसरा नाम होता है कंपनीज ऑडिटर. जो कंपनी का मेन ऑडिटर है ना, वो क्या करने वाला है? ओवरऑल कंपनी का ऑडिट करने वाला है. हम तो बस जो अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं उन कंपोनेंट्स का क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे. तो जो ऑडिट करेंगे वो कंपोनेंट ऑडिटर कहलाएंगे एंड जो कंपोनेंट है वो ब्रांच और डिवीजन कहलाएगा. अब सर अगर मुझे ये ब्रांच डिवीजन का ऑडिट करने के लिए बोला
बोला जाए तो देखो क्या बोलता है, एन ऑडिटर अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर, मतलब मैं यहां पर ए हूं या बी हूं, आई एम नॉट PQR, मैं या तो ए हूं या बी हूं, जहां मुझे सिर्फ कंपोनेंट का ऑडिट करना है जिसके नंबर्स कहां इंक्लूडेड है, ओवरऑल XYZ के FS में इंक्लूडेड है। रिमेंबर इसका ऑडिट मैं कर रहा हूं एंड आई एम नॉट द प्रिंसिपल ऑडिटर। देखो सर, एन ऑडिटर अदर देन द प्रिंसिपल ऑडिटर, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें रिपोर्ट करना है ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट, जिसको इंक्लूड किया है इन द ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको मेन ऑडिट कौन करने वाला है, प्रिंसिपल ऑडिटर। मतलब मैं इस ब्रांच का ऑडिटर हूं, जिस ब्रांच के नंबर्स को कहां इंक्लूड करेंगे, ओवरऑल XYZ के FS में इंक्लूड करेंगे। इसका ऑडिटर कौन रहेगा, मेन ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, PQR। सो सर अब PQR का फर्म का मतलब PQR जो प्रिंसिपल ऑडिटर, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, सर आई एम द ऑडिटर जिसको जिम्मेदारी दिया है कि मुझे रिपोर्ट करना है ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, जिसको ऑडिट कौन कर रहा है, अनदर ऑडिटर और अदर ऑडिटर। ये दोनों सेम है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब इन सिंपल टर्म्स तीनों डेफिनेशन इंटर रिलेटेड है। मेन एंटिटी, इसका जो मेन ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर कहलाएगा, वो प्रिंसिपल ऑडिटर तब कहलाएगा जब ब्रांच या कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और होगा। तो ब्रांच या कंपोनेंट क्या है, ये कोई डिवीजन है, ये ब्रांच है, ये सब्सिडरी है, जिसके नंबर्स ना ओवरऑल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं एंड इनका ऑडिट कोई और कर रहा है। जो ऑडिट कर रहा है वो अदर ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर कहलाएगा एंड जिसमें नंबर इंक्लूड हो रहे हैं उसका जो ऑडिटर है वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर। सो प्रिंसिपल ऑडिटर इज द मेन ऑडिटर जो अल्टीमेटली XYZ के ऊपर पूरा रिपोर्ट देने वाला है। ए और बी ब्रांच ऑडिटर या कंपोनेंट ऑडिटर है जो सिर्फ ब्रांच या कंपोनेंट पे क्या देने वाले हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं। ऐसा लॉजिक आपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 में भी पढ़ा होगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सर ये एक ओवरव्यू है कि इस ऐसे का लॉजिक क्या है। अब ये ऐसे का नाम क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मतलब ये 600 किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है जब आप अनदर ऑडिटर का काम यूज करने वाले हैं। मतलब 600 फॉलो कौन करेगा, कंपनी का मेन ऑडिटर, क्योंकि ब्रांच वगैरह के लिए कोई और ऑडिटर होगा, उनका काम हमें यूज करना होगा। सो हाउ डज इट वर्क सर, सबसे पहले इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, पॉइंट नंबर 1 को मार्क कीजिएगा। देखो क्या बोलता है, द मेन पर्पस इज, ये स्टैंडर्ड बताएगा जब प्रिंसिपल ऑडिटर यूज करेगा क्या सर, द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, जिन्होंने क्या चेक किया होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, जो कहां पर इंक्लूडेड है, इन द ओवरऑल FS। बेसिकली ओवरऑल FS में कंपोनेंट्स को नंबर्स इंक्लूडेड है, उसे हमें क्या करना है, ऑडिट करना है एंड आई एम हियर द ऑडिटर टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ऑब्वियसली क्या यहां पे 299 जॉइंट ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियरली बोला है दिस एसे एक्चुअली में डज नॉट डील विद दोज इंस्टेंसेस व्हेन 2 और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर, वो चीज यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो यहां पर अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें, नंबर 1 एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मैंने क्या क्या सोचना चाहिए, और अगर मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर मेरी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। और लास्ट पार्ट आपका रिपोर्टिंग वाला पार्ट आएगा। सो यहां पे 3 मेजर डिस्कशंस होंगे। नंबर 1 एक्चुअली में व्हाट ऑल पॉइंट्स आई शुड कीप इन माइंड बिफोर एक्सेप्टिंग दिस वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, मेरे को प्रोसीजर्स क्या लगाने, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है और रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर हमको लेट्स से रीच आउट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है कि आपको ना प्रिंसिपल ऑडिटर के ड्यूटी में ये एंगेजमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो भाई मैं ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछूंगा बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। सर क्या क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं बोलूं XYZ का ओवरऑल रेवेन्यू 100 है, XYZ का ओवरऑल रेवेन्यू 100 है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स 100 है, तो सर इस रेवेन्यू का, इस टोटल एसेट का कितना परसेंटेज मैं चेक करने वाला हूं। अब देखो नॉर्मली ना, इफ आई एम गोइंग टू बी द प्रिंसिपल ऑडिटर दैट इज द मेन ऑडिटर, मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर कंपोनेंट मेरे पास में होना चाहिए, मतलब 70 to 80% मैं बोलूंगा इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। अगर आप मुझे लिटरली पूछोगे सबसे कंफर्टेबल तो 75 से 80% ही होने वाला है, इसके नीचे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई मटेरियलिटी डिफाइंड नहीं है, बट कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी। और अगर मैं बोलूं ये ब्रांचेस मान लो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये ब्रांचेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमटेरियल है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि अगर ये ब्रांच बहुत मटेरियल होती तो ऑब्वियसली उसका काम ना हम बोलते हैं हमको खुद करना है, सेपरेट ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट मत कीजिए। सो बेसिकली डिसीजन नॉर्मली ये कंपनी का होता है, बट प्रिंसिपल ऑडिटर कंफर्टेबल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला चीज हम जो देखेंगे कि भाई ओवरऑल मटेरियलिटी क्या है, हमें ओवरऑल में से कितना परसेंटेज ऑफ वर्क अलोकेट किया जा रहा है, क्या वो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है क्या।
दूसरा चीज, ये जो ब्रांचेस है, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, सर इनका कोर बिजनेस क्या है? अगर मुझे मान लो इनका कोर बिजनेस पता ही नहीं है, बिकॉज दीज ब्रांचेस कैन बी आउटसाइड इंडिया आल्सो, लेट्स से वन ब्रांच इज इन अफ्रीका, वन इज इन यूएस, और अगर इनका बिजनेस मॉडल ही मुझे नहीं पता, भले आज अमाउंट कम रहेगा, फ्यूचर में जाकर अमाउंट मटेरियल हो सकता है, या मे बी कुछ गलतियां होगी, मुझे अगर नेचर ऑफ बिजनेस ही नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे गलतियां ढूंढूंगा? तो सर मुझे ये भी पता होना चाहिए इनका बिजनेसेस क्या मुझे समझता है, एंड इनके बिजनेसेस में ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कहां कहां पे, मतलब बोलने के लिए 10% है, पर क्या ये 10% में भी कुछ सिग्निफिकेंट ऐसे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं क्या जिसकी वजह से पूरा अमाउंट भी गलत हो सकता है? तो सर सबसे पहले ओवरऑल मटेरियलिटी समझना है, मुझे ब्रांचेस एंड कंपोनेंट्स का बिजनेस समझ में आना चाहिए, उसमें ओवरऑल रॉम हमने कंसीडर करना चाहिए। ये सब कंसीडर करे बिना एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर मैंने काम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरे लिए रिस्की एंगेजमेंट है, मुझे ओपिनियन पूरे XYZ पे देना है, ना कि एक ब्रांच के ऊपर। ब्रांच ऑडिटर ब्रांच के ऊपर रिपोर्ट दे देंगे, मुझे उनकी रिपोर्ट पे यूज करना है, रिलाई करना है, और 600 को अप्लाई भी करना है। 4 पॉइंट्स दिए हैं, पहले एक बार 3 पॉइंट्स मेरे साथ पढ़िए। देखो, acceptance as a principal auditor, the auditor would consider the following before accepting his work as a principal auditor. सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? the materiality of the portion जो आप एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करने वाले हो। मैंने आपको क्या बोला? अगर ये 75 to 80% है, आई माइट बी कंफर्टेबल। दूसरा चीज, मेरा अंडरस्टैंडिंग और मेरा नॉलेज कितना है अबाउट द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट। जो ब्रांचेस में चेक नहीं कर रहा हूं उनके बिजनेस में क्या है, क्या नहीं है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, आने वाला 5 साल क्या है, मेरे को उस बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होना चाहिए ब्रांचेस का, जो मैं चेक नहीं करने वाला हूं। फिर सर रॉम कितना है, जो कंपोनेंट्स को ऑडिट कोई और करने वाला है। देखो, अगर वो कंपोनेंट में खुद चेक कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओवरऑल एंटिटी में रॉम देख लेता। अब वो कोई और चेक करने वाला है तो वहां का रॉम मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां की गलतियां ओवरऑल XYZ के एफएस को क्या कर सकती है, इंपैक्ट कर सकती है। और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, ये ऐसे में गाइड करेगा कि भाई जब एक प्रिंसिपल ऑडिटर आप हो, ब्रांच ऑडिटर कोई और है, तो आप इनके काम में कितना इंटरफेयर कर पाओगे, आप क्या प्रोसीजर लगा पाओगे। तो 600 के हिसाब से मैं क्या क्या प्रोसीजर लगा सकता हूं एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर टू गेट अ कंफर्ट ओवर ब्रांच। ये चीज जब तक मुझे समझ में नहीं आती, अगर मान लो पहले से रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप ब्रांच के रिगार्डिंग कोई चेकिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ ब्रांच की रिपोर्ट पे डायरेक्टली रिलाई करना पड़ेगा, तो ये रिस्की एंगेजमेंट है। हर बार मैं ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसे केसेस आएंगे जो हम आपको बताएंगे जहां पर हम डायरेक्टली उनके काम पे रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो सर लास्ट पॉइंट बोलता है, आप ऐसे क्या प्रोसीजर्स लगा सकते हो एज पर दिस ऐसे, जिससे कि कंपोनेंट जो कोई और ऑडिट कर रहा है उनके बारे में आपका थोड़ा सफिशिएंट पार्टिसिपेशन हो जाए, मतलब उन्होंने जो ऑडिट किया है आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए। इसके लिए पता है हम क्या करते हैं, हम बराबर से कोऑर्डिनेट करके ना उन्हें क्वेश्चनेट चेकलिस्ट बना करके देते हैं, जो वो हमें भर के देते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए, प्रोसीजर्स का आउटकम क्या आया, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या थे, ये सब हमें मिलेंगे तो थोड़ा लूप में रहेंगे। और हमारे पास में एक राइट तो होता ही है, राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, राइट टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, हम उस राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू नो, ये एक अपने आप में स्पेसिफिक क्वेश्चन एट अ फाइनल लेवल आ सकता है। इंटर में चांस कम है क्योंकि आपके मॉड्यूल में इसको एक्सप्लिसिटली लिख करके नहीं दिया है, बट एट अ फाइनल लेवल डेफिनेटली दिस कैन बी अ क्वेश्चन जहां पे बोला जाएगा एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या चीजें आप कंसीडर करेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। क्या ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए? क्या एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो ऐसी चीजें मैं आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा हूं उसे बढ़िया से मार्क कीजिएगा, खुद से पढ़िए एंड उसके रिगार्डिंग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। चलिए आगे पार्ट पे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। अब ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे डिटेल के अंदर ऐसे में पूरे प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर लिख करके दिए हैं। देयर आर इन टोटल 8 पॉइंट्स। ऑब्वियसली इसमें से कुछ पॉइंट्स पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वो क्या बोलता है, सर हमारे पास में एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 जो ब्रांच ऑडिट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर राइट देता है कि भाई मेरे पास में राइट है, आई कैन विजिट द ब्रांच ऑफिस, आई कैन एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। ये राइट है मेरा, कंपल्सरी नहीं हर ब्रांच के मेरे को जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक ऑडिटर, हजारों ब्रांचेस है, आई मे नॉट विजिट ऑल ब्रांचेस बिकॉज ऑलमोस्ट CBS क्या है, सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सोल्यूशन है और पूरा का पूरा काम हेड ऑफिस से ड्राइव होता है, पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस में एग्जिस्ट करता है। कुछ ब्रांचेस को मैं सैम्पलिंग बेसिस पे विजिट करता हूं, आई हैव अ राइट एंड नॉर्मली आई एम एंटाइटल्ड टू अज्यूम कि अगर ब्रांच ऑडिटर कोई है ना उसने काम बराबर से किया होगा, अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जिससे मुझे डाउट आता है। तो सर कैन आई से मेरे पास में राइट है एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपोनेंट। कैन आई से
नंबर ए ये बोलता है एज पर लॉ आपके पास में राइट हो सकता है दैट यू कैन विजिट अ कंपोनेंट एंड यू कैन एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ दैट कंपोनेंट. नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर विल बी एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जहां पे शायद आपको फिर ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा. ये नॉर्मल केसेस में नहीं होगा, अब नॉर्मल केसेस और यूजुअल केसेस में हो सकता है. तो पहला पॉइंट सिंपल है, आपको एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर पता होना चाहिए यू हैव अ राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, यू हैव अ राइट टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपोनेंट्स. भले ही ऑडिट कोई और कर रहा होगा, ओवरऑल आपके पास जिम्मेदारी रहेगी. ये नॉर्मली लॉ में दी रहती है, हमारे पास दिया है अंडर 143 सबसेक्शन 8. इज दिस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, नॉर्मली ये जो ब्रांच ऑडिटर या कंपोनेंट ऑडिटर है ये पर्सन ही कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हमें इवैल्यूएट करना चाहिए. अब देखो इंडिया में अगर ब्रांच भी रहा या कोई सब्सिडरी भी रहा, उनका ऑडिट कौन करने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करने वाला है, होल्डिंग अ सीओपी. अब उनके कॉम्पिटेंस पे डाउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो और आप सेम इंस्टीट्यूट के मेंबर है. बट अगर मैं बोलूं ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, लेट्स से ब्रांच इज इन दुबई, और वहां पर कोई एक रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता है जो बोलता है नहीं एक सीपीए ऑडिट करेगा, मतलब दुबई के अंदर सीए भी ऑडिट कर सकता है, सीपीए भी ऑडिट कर सकता है, एसीसीए भी कर सकता है. तो ऐसे फॉरेन कॉम्पोनेंट के केस में हमें जो ऑडिटर वहां पर अपॉइंट किया जा रहा होगा उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट करना जरूरी बन जाता है. तो प्रिंसिपल ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर. नॉर्मली इफ द अदर ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, कोई डाउट करने का जरूरत नहीं. ऑब्वियसली यू बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, आपका कॉम्पिटेंस बढ़िया है, इक्वल है, ये एक दूसरे के ऊपर हमने अज्यूम करना चाहिए. तो नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नॉर्मली ब्रांचेस अगर आउटसाइड इंडिया होंगे तो शायद हो सकता है अपने अदर पर्सन को अलाउ किया होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर. 143(8) बोलता भी है ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया अगर है, जैसे अगर यूएस में है तो यूएस सीपीए को अपॉइंट करोगे. बट क्या है ना, अगर यूएई में हो, दुबई वगैरह में हो फॉर एग्जांपल, विच इज पार्ट ऑफ यूएई, वहां पर कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वहां पर मे बी आप किसी लोकल पर्सन को एज पर अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस अपॉइंट कर सकते हो. वहां पर हमें एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर उनका कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट करना चाहिए. तो नंबर 1, आई हैव अ राइट टू विजिट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नंबर 2, इन केस ऑफ अ ब्रांच और अ कंपोनेंट आई शुड इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस ऑफ ब्रांच ऑडिटर इफ दैट पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएआई. अब नंबर 3 पे आ जाइए, मार्क कीजिएगा एस स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं डिसाइड कर चुका हूं मुझे अदर ऑडिटर या कंपोनेंट ऑडिटर का काम यूज करना है, सबसे पहला चीज मुझे उनको बताना पड़ेगा क्या कि भाई हम आपका काम यूज करने वाले हैं, हम आपकी रिपोर्ट यूज करने वाले हैं. एंड प्लानिंग स्टेज में पहले से ही कोऑर्डिनेशन के अरेंजमेंट रखना ताकि उन्हें पता रहे कि उन्हें कब काम कंप्लीट करना है, उन्हें कहां कहां ज्यादा फोकस करना है. तो सर वी शुड एडवाइज द अदर ऑडिटर, यहां पे वर्ड अदर ऑडिटर है, अज्यूम कर लीजिएगा, उन्हें एडवाइस करना है कि हम उनका काम यूज करने वाले हैं, उनके रिपोर्ट पे रिलाई करने वाले हैं. एंड पहले से अरेंजमेंट बना के रखें कि बराबर से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये प्लानिंग स्टेज पे डिसाइड कर लें. फिर सर हमने एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर उनको बताना चाहिए कहां कहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है. क्यों? क्योंकि आपको ना पूरे XYZ का अंडरस्टैंडिंग है, उनका फोकस एक कंपोनेंट के ऊपर है, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा उनसे बेटर रहेगी नॉर्मली एट एंटिटी लेवल. तो आप उन्हें कम्युनिकेट कीजिए. क्या क्या आप मतलब कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद अदर ऑडिटर कौन कौन से एरियाज में सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, ऑडिट का ओवरऑल टाइम टेबल क्या है. एंड कुछ कुछ ना इंटर कंपोनेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें ढूंढोगे कैसे, जिसका डिस्क्लोजर देना है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ प्रिंसिपल ऑडिटर बताएगा. किसको? अदर ऑडिटर को. नॉर्मली ये सब चीजें प्रिंसिपल ऑडिटर ने अदर ऑडिटर से बराबर से कम्युनिकेट करनी चाहिए. फिर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर मान लो देयर इज अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तब आउटसाइड इंडिया यूएस में वो लोग क्या फॉलो करेंगे? यूएस गैप फॉलो करेंगे. इंडिया में हम क्या फॉलो करेंगे? आई गैप. अब जब उनके नंबर कंसोलिडेशन के लिए इंडिया में आएंगे तो हमें उस अदर ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि भाई यहां पर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा रहेगा? आई गैप रहेगा. तो हमें उन्हें अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, अच्छा हम ऑडिट कैसे करते हैं एज पर इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लोग कैसे करेंगे एज पर यूएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. ऑल्दो दोनों जो इंस्पिरेशन बोरो करते हैं वो आईसा से बोरो करते हैं, बट डिफरेंस हमेशा होता है. तो वो अगर ऑडिट एज पर यूएस स्टैंडर्ड्स करेंगे और हमें ऑडिट करना होगा सीएफएस का एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशन है. जनरली तब एप्लीकेबल होता है व्हेन अ ब्रांच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. इफ इट इज विद इन इंडिया नॉर्मली आई गैप ही रहेगा. नॉर्मली इंडियन जो एक्सेप्टेबल जो अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, गैस बोलते हैं, GAAS, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो इंडिया में ऐसे ही रहेंगे सब लोगों के लिए. अगर ये ब्रांच आउटसाइड इंडिया हुआ तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि गैप अलग अलग है, स्टैंडर्ड्स अलग अलग
अलग है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और अदर ऑडिटर से लिखवा के लेना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि आपने इन्हें कंप्लाई किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके रिपोर्ट पे रिलाई करके हम ओपिनियन किस पे देंगे, पूरे XYZ पे देंगे, तो आपने सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये बहुत क्रिटिकल है कि भाई आपको उन्हें क्लियरली बताना है आपकी रिपोर्ट आपका काम को यूज किया जाएगा, पहले से ही प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेशन करना है, उन्हें बताना है कहां कहां सिग्निफिकेंट रिस्क है, ऑडिट का टाइम टेबल क्या है, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन ढूंढने कैसे हैं, कैसे उन्हें डिस्क्लोज करना है, फिर सर क्या अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है इफ दे आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और आपसे रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा आपने उनको कि भाई उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है। नंबर 3 को स्पेशल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है जहां पूछेगा आपको क्या प्रोसीजर लगानी चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। फिर सर पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है, हमने क्या करना है अब उनका काम समझने के लिए हम उनके वर्किंग पेपर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बट फोर्स नहीं कर सकते। देखो ब्रांच ऑडिटर भी ऑडिटर है, तो जैसे SQC आपके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनका वर्किंग पेपर उनकी प्रॉपर्टी है, एक्सेस देना नहीं देना उनकी मर्जी है, तो कहना इसे हम उनसे नॉर्मली वर्किंग पेपर्स मांगते भी नहीं है क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। हम क्या बोलते हैं, एक काम करो सर, क्वेश्चनेयर या एक चेकलिस्ट हम आपको दे रहे हैं, आप वो भर के हमें दे दीजिए, उसको एटलीस्ट गो थ्रू करके हमें एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर समझ में आ जाएगा आपने एग्जैक्टली काम क्या किया है। तो बेसिकली आई शुड ऑब्टेन एंड रिव्यू अ रिटन समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ अ चेकलिस्ट और अ क्वेश्चनर। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है। अभी जो पूरा डायग्राम है ना इसको मैं एक सेपरेट पॉइंट मानता हूं, पॉइंट नंबर 5। अब सर मुझे उनका काम कितना रिव्यू करना है, किस पे डिपेंडेंट है, सामने वाले का कॉम्पिटेंस कैसा है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस उस साथ में है क्या। मान लो सर लास्ट ईयर भी वो ब्रांच ऑडिटर था, हमने उसके काम पे लास्ट ईयर रिलाई किया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, या लास्ट ईयर बहुत दिक्कत था तो इस साल ज्यादा केयरफुल रहोगे, तो कहना इसे हाउ मच टू रिलाई ऑन देयर वर्क, हाउ मच टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स इज डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट, ओवरऑल उस ब्रांच का मटेरियलिटी लेवल क्या है, फिर सर सामने वाले का कॉम्पिटेंस लेवल कैसा है, एंड सर मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्या उस और अदर ऑडिटर के साथ में। ये सब चीजें नॉर्मली डिटरमाइन करेगी मुझे ब्रांच को विजिट करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज इट कंपल्सरी और नॉट। नॉर्मली ये इस चीज पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब ये ना जनरल पॉइंट से पिक करके एक आध आंसर में आ सकता है बट नॉट रियली अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां पर आपको पॉइंट नंबर 1 पे ख्याल रखना है एंड पॉइंट नंबर 3 पे ख्याल रखना है। अगले पेज पे आइए, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर को जो जो फाइंडिंग्स मिली होगी वो कम्युनिकेट करेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर को, और प्रिंसिपल ऑडिटर को उनको सीरियसली लेना भी चाहिए। देखो सर प्रिंसिपल ऑडिटर में अब कंसीडर इट अप्रोप्रिएट कि वो डिस्कस करेंगे अदर ऑडिटर के साथ में एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट के साथ में क्या क्या फाइंडिंग्स है या कोई मैटर्स जिसका एफएस को इंपैक्ट आ सकता है। नंबर बी क्या बोलता है, कभी कभी ना हमें उनका काम देखने के बाद लगता है कुछ एडिशनल टेस्टिंग करना चाहिए, कुछ एडिशनल प्रोसीजर एक कंपोनेंट पे लगाना चाहिए, या तो मैं एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर खुद जाके एडिशनल टेस्टिंग कर सकता हूं या मैं अदर ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बॉस ये प्रोविजंस के अराउंड थोड़ा सा डिटेल में चेकिंग कर लो, ये पेंडिंग लिटिगेशन के डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में चेकिंग कर लो। तो सर हो सकता है आई मे वांट टू अप्लाई सर्टेन सप्लीमेंट्री प्रोसीजर्स और सप्लीमेंट्री टेस्ट, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल प्रोसीजर्स और एडिशनल टेस्ट जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंपोनेंट। ये या तो मैं खुद परफॉर्म कर सकता हूं प्रिंसिपल ऑडिटर या मैं अदर ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं। पॉइंट नंबर बी को स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रोसीजर्स में लिखते हुए पॉइंट नंबर बी आपको काम में आने वाला है। नंबर 6 बहुत सिंपल है, अगर आपको लगता है ना अदर ऑडिटर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, मतलब सीए सीपीए वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनके काम पे रिलाई करने से पहले ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। देखो द अदर ऑडिटर में हैपन टू बी अ पर्सन हु इज अदर देन अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। फॉर एग्जांपल सर ऐसे फॉरेन कंट्री में आपको दुबई का मैंने एग्जांपल दिया जहां पे लॉ परमिट करता है अदर देन अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, क्योंकि वहां पर कोई एक गवर्निंग बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि आपने इसी पर्सन को एज ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। लाइक इन इंडिया कंपनीज एक्ट क्लियरली बोलता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर इंडिविजुअली और इन द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। पर कुछ कंट्री में शायद ऐसा नहीं होगा, वहां थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। टाइम पास पॉइंट है। नंबर 7 देखो, प्रिंसिपल ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स में क्लियरली डॉक्यूमेंट करेगा। क्या डॉक्यूमेंट करेगा, कितने कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स का ऑडिट किस किसने किया है, हमने उनका क्या क्या काम चेक किया है, कैसे उनके काम पे रिलाई किया है, उन्होंने क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बताया है, ये सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझे पूछोगे पॉइंट नंबर 8 बनता है, अगर अदर ऑडिटर जो है, कंपोनेंट ऑडिटर जो है, उसकी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है जिसमें क्वालिफाइड आया है, एडवर्स आया है, तो हमने उससे कैसे डील किया है ये चीज भी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और कंसीडर करना पड़ेगा। वेयर अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अदर देन अनमॉडिफाइड, मतलब
मॉडिफाइड है, अदर देन अनमॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट हाउ हैव आई डेल्ट विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स जो उनकी रिपोर्ट में दिया गया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट मुझे मेरी रिपोर्ट पे कंसिडर करना होता है। रिपोर्टिंग पार्ट पे आएंगे, बट अभी के लिए अगर आप मुझे पूछेंगे पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 के अंदर पॉइंट नंबर बी मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, फिर पॉइंट नंबर 4 इंडिपेंडेंटली जो सेंटेंस है इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि आपको उनका रिटन समरी रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए। नंबर 3 को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 1 फिर भी मार्क करना। तो मतलब फोकस ऑन 1, 3, 4 का सेंटेंस, ये डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 का सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, 5 का पार्ट बी एंड पॉइंट नंबर 8, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई विल शो यू 1 or 2 सैंपल क्वेश्चंस, इसका एप्लीकेशन के आपको थोड़ा समझ में आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? वापस एक बार बता दूं, I have a right to visit the branch office and to physically go and examine the books of accounts and other records. कोई restriction नहीं है इसके ऊपर। दूसरा चीज, सर मैं जब नॉर्मली उनका काम पे रिलाई करूंगा तो मुझे उनको बताना चाहिए उनकी रिपोर्ट पे रिलाई होगा, उन्हें हाई रॉम एरियाज क्या है, मटेरियलिटी क्या है, सर कैसे इंटर कॉम्पोनेंट आपको ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ऑडिट का टाइमलाइन क्या है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या, सब कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। फिर उनका काम मेरे को रिव्यू करना है इन द फॉर्म ऑफ अ चेकलिस्ट और क्वेश्चन है भरवा के लेकर के। वर्किंग पेपर्स का रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूं, वो कंपलसरी देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट देम, आई कैन नॉट पुश और प्रेशराइज देम। फिर सर अगर उनकी रिपोर्ट के अंदर अगर मॉडिफिकेशन है तो उससे हमको ढंग से डील करना चाहिए और बराबर से डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। कभी कभी हमें लगेगा एडिशनल प्रोसीजर लगाने की जरूरत है, या तो हम एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर खुद लगा सकते हैं या उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर लगाने चाहिए। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट। बहुत सिंपल है, मेरे को ये सब करने के बाद में या तो क्या मिलेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि बॉस अदर ऑडिटर का काम भी रिलायबल नहीं लग रहा है, मैं खुद भी कोई प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा हूं। आई हैव आल्सो ट्राइड माई सेल्फ, सब कुछ करने के बावजूद भी आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। विल यू गो टू 705? यस, दो ही ऑप्शन है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। देखो सर, व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड्स based on his procedure the work of other auditor cannot be used and मतलब उनका काम तो यूज नहीं कर सकता हूं, and principal auditor is also not able to perform sufficient additional procedures जिससे कि उसे कंपोनेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आपको या तो क्वालिफाइड देना पड़ेगा या डिस्क्लेमर, बिकॉज दिस इज लाइक अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। ना तो उनके काम से हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, ना मेरे खुद का प्रोसीजर लगाया जा रहा है, तो आपको 705 पे ही जाना पड़ेगा। या सर हो सकता है अदर ऑडिटर जो है, मतलब ये जो आपका कंपोनेंट ऑडिटर्स है ए और बी, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया ना, इनकी रिपोर्ट का कॉपी किसके पास जाता है? प्रिंसिपल ऑडिटर के पास जाता है। इनकी रिपोर्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन है, इनकी रिपोर्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन है, तो नॉर्मली ये मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट मेरे फाइनल रिपोर्ट पे कंसीडर करना चाहिए। अब देखो कंपल्सरी नहीं है, इधर मॉडिफिकेशन आया ना तो इधर भी मॉडिफिकेशन आएगा। क्यों? समथिंग दैट इज मटेरियल एट अ ब्रांच लेवल मे नॉट बी मटेरियल एट अ ओवरऑल XYZ लेवल, क्योंकि ब्रांच खुद क्या हो सकता है, इमटेरियल हो सकता है। बट वो क्या बोलता है, अगर मॉडिफिकेशन दिया है, ढंग से पढ़ना, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस अगर अदर ऑडिटर इशू करता है मॉडिफाइड रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर ने कंसीडर करना चाहिए द सब्जेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट नेचर एंड कंसिडर करना चाहिए क्या इसका इंपैक्ट मेरी रिपोर्ट पे आएगा, क्या मुझे मेरी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी ये कि इसे आप कंसिडर करना, इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा ये आपके जजमेंट पे डिपेंडेंट है। नंबर 2 बोलता है अदर ऑडिटर की रिपोर्ट का आउटकम अपनी रिपोर्ट पे कंसिडर करना, बट सोचना यू हैव टू थिंक एट अ कंपनी लेवल, नॉट एट अ ब्रांच और अ कंपोनेंट लेवल। ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, सिंपल सी चीज है। मैंने आपको याद है अदर मैटर पैराग्राफ इन केस ऑफ 706 क्या बताया था, आपको टीसीएस का रिपोर्ट दिखाया था कि याद है क्या, कुछ सब्सिडरीज का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं किया है। एक एग्जांपल दिखाया था फटाफट से आपको याद आ जाने के लिए। ऐसे 706 जब मैंने आपको रिवाइज भी कराया था अदर मैटर पैराग्राफ, एंड जब डिटेल में डिस्कस किया था वहां पे एक सैंपल आपको दिखाया था, जैसे टीसीएस के केस में एक अदर मैटर पैराग्राफ है, देखो क्या बोलता है। We did not audit the financial statements of 9 subsidiaries जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है टोटल एसेट्स इतना, टोटल रेवेन्यू इतना, नेट कैश इनफ्लोस कितना। ये ऑडिट किए गए बाय अदर ऑडिटर जिनके रिपोर्ट्स एंड डिस्क्लोजर हमें दिए गए हैं। हमने सिर्फ उस पर रिलाई करते हुए क्या दिया है, हमारा ओपिनियन दिया है। वी हैव रिलाइड ऑन द वर्क डन एंड रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर। दिस इज अ CFS, कंसोलिडेशन का ऑडिट चल रहा है। कैन आई से इस तरीके से हमने अदर मैटर पैराग्राफ में एक तरीके से डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। दिस is called as
डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली लोगों को बताया ये सब्सिडरीज के लिए, ये कंपोनेंट्स के लिए कोई और जिम्मेदार है जिन्होंने क्या किया है, ऑडिट किया है, ये तरीके से इंडिकेशन दिया जा रहा है। सेम चीज इन्होंने 600 में एक सेंटेंस में बोली है, उसे पढ़िएगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर अदर मैटर पैराग्राफ। आइए अंडर चैप्टर नंबर 3 600 के अंदर आइए, रीड अबाउट डिविजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बैक टू पेज नंबर 1 सेकेंड 3.24 देखो, द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड टू अदर ऑडिटर। मतलब नॉर्मली अगर उनको जो काम दिया उसके लिए वही जिम्मेदार है, एक्सेप्ट आपको क्लियरली सस्पिशन है कि उनका काम रिलायबल नहीं है एंड उनके काम में गलती है। अगर आपको सस्पिशन है तो फिर गलत काम पे रिलाई करना गलत माना जाएगा। नंबर 2 क्या बोलता है, जब प्रिंसिपल ऑडिटर को बेस करना है अपना ओपिनियन फॉर द एंटिटी एज अ होल एंड यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन द स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर, आई शुड क्लियरली स्टेट द डिविजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मुझे बताना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स है ना व्हिच आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर हैव बीन इंक्लूडेड इन द एफएस। आई शुड clearly explain that under which paragraph, other matter paragraph as per SA 706। and अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को पहले से कोई डिस्क्रिपेंसीज मालूम है जो हमें लगता है अदर ऑडिटर को बताना चाहिए तो उन्हें बताना चाहिए और उसका इंपैक्ट भी हमारे रिपोर्ट पे कंसीडर करना चाहिए। थर्ड इज ओके। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब यहां पे एक डिस्प्यूट भी होता है, 600 बहुत पुराना है, रिवाइज नहीं किया गया है, इसलिए हम 600 इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते, वी यूज 600 इन कॉम्बिनेशन विद अ गाइडेंस नोट ऑफ ICAI। क्योंकि 600 क्या बोलता है, अदर ऑडिटर को काम जो दिया है ना उसके लिए वही जिम्मेदार है अनलेस आपको कोई सस्पिशन नहीं है। अब सस्पिशन है या नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कभी आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। दिस विल ऑलवेज बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली अगर मान लो सीधी सीधी भाषा में ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड मिला और अगर मान लो वो फ्रॉड प्रिंसिपल ऑडिटर भी ढूंढ नहीं पाया, कंपोनेंट ऑडिटर भी ढूंढ नहीं पाया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, दोनों है या नहीं है। नॉर्मली वो ऐसा बोलते हैं इनके हिसाब से कि भाई ब्रांच के अंदर है तो ब्रांच ऑडिटर तो जिम्मेदार होगा ही होगा, अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है एज पर ऐसे 240 कि उसने ढंग से काम किया था, अगर उसने भी ढंग से काम किया था ये प्रूव कर दे शायद वो भी जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब इफ देयर इज अ मिस्टेक एट अ ब्रांच लेवल जनरली ब्रांच ऑडिटर जिम्मेदार होगा अनलेस सस्पिशन था किसको, प्रिंसिपल ऑडिटर को, तो शायद प्रिंसिपल ऑडिटर भी जिम्मेदार हो सकता है। बट नॉर्मली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कंक्लूड करना कि कब प्रिंसिपल ऑडिटर जिम्मेदार है और कब ब्रांच ऑडिटर। ICAI का लॉजिक सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 लिख देना है कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली जिम्मेदार नहीं है व्हेन द वर्क इज गिवन टू अ ब्रांच ऑडिटर अनलेस देयर इज अ सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। ये सेंटेंस लिखोगे आंसर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं इसके अराउंड क्या ICAI ने लिख करके दिया है। लुक एट दिस क्वेश्चन क्लियरली फॉर 1 मिनट। ये ICAI का MTP क्वेश्चन है, इंटर फाइनल दोनों में आ सकता है। CA Subhadra, an engagement partner, is conducting statutory audit of MBI, unlisted manufacturing company, 96 production and sales units है। These units are audited by different branch auditors. In respect of one major unit audited by, किसने ऑडिट किया है, ब्रांच ऑडिटर ने, there was a significant inventory valuation error and misstatement in cost allocation। ये ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया, ब्रांच ऑडिटर ने नील रिपोर्ट सबमिट कर दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, किसको, प्रिंसिपल ऑडिटर को। ड्यूरिंग ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द अबव एरर डिड नॉट कम इनटू लाइट, मतलब मेन ऑडिटर को भी पता नहीं चला। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द अबव ब्रांच while reviewing. However, these reports did not point out any concern or irregularity. क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी जिम्मेदार रहेगा, अगर नहीं तो व्हाट प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन बाय हिम, इसको इंश्योर करने के लिए। कुछ आंसर नहीं है, वही 2 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो 600 बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है व्हेन द वर्क इज इंटरेस्टेड विद अदर ऑडिटर एक्सेप्ट देयर इज अ सस्पिशन। क्वेश्चन को देख के लगता नहीं है कोई सस्पिशन है। देखो व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू बेस हिज ओपिनियन, उसे अदर मैटर पैराग्राफ में बता देना चाहिए क्या सर, ही शुड रिपोर्ट क्लियरली डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हम बता रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, जैसे वी डिड नॉट ऑडिट 9 सब्सिडरीज, जिनका ऑडिट किसने किया है, अदर ऑडिटर ने किया है, कितने ब्रांचेस है, उसमें अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, एसेट्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, कैश फ्लोस क्या है, ये बता देना चाहिए। इन द गिवन सिचुएशन हमें जब पता चला स्टैट्यूटरी ऑडिटर विच वुड अराइज ए सस्पिशन, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इतना लाइफ में आसान आंसर नहीं होता है, या ऐसे का आंसर हो सकता है रियल लाइफ के अंदर, ये फैक्ट ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। हम तो एक सेंटेंस के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, इतना आसान अगर होता तो ट्रस्ट मी गाइडेंस नोट नहीं होता और इतना आर्ग्यूमेंट नहीं होता। बहुत सारे पब्लिकेशंस में 600 में जो एक तरीके से लैक ऑफ क्लैरिटी है, इसके ऊपर बार बार लेटर्स लिखे गए हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन। दैट इज व्हाई CFS ऑडिट के लिए प्रॉपर गाइडेंस नोट भी बना के रखा है अलॉन्ग विद ऐसे 600। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या?
छोटा सा पार्ट बाकी है, भी पढ़ के उड़ाइए। देखो क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन, कुछ नहीं, दोनों के बीच में बढ़िया से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑडिटर बोल के रखेगा, ब्रांच ऑडिटर को कुछ भी ऐसा इमीडिएटली सिग्निफिकेंट मिलता है, ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर ऑन एन इमीडिएट बेसिस। देखो छोटी छोटी बात क्या बोलता है, अदर ऑडिटर नोइंग द कंटेक्स्ट, जब वो काम कर रहा है, शुड कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड प्रिंसिपल ऑडिटर क्या इमीडिएट अटेंशन में लेके आना एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो उसको लगता है एंटिटी लेवल पे इंपैक्ट कर सकती है। ऑडिट का जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना चाहिए। फिर सर प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर अदर ऑडिटर डिटेल्ड क्वेश्चनर चेकलिस्ट भर के दे, तो अदर ऑडिटर ने टाइम टू टाइम बेसिस पे क्वेश्चनर चेकलिस्ट भर के देना चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी कोऑर्डिनेशन है बेसिकली होना चाहिए, नथिंग क्रेजी अकॉर्डिंग टू मी। इंटरमीडिएट लेवल पे कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, फाइनल पे यहां आने का चांस कम है, फाइनल पे प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, या फिर रिपोर्टिंग के जो दोनों पॉइंट है 1 और 2 वहां पे क्वेश्चन, या अदर मैटर का ड्राफ्टिंग जो आइडियली ग्रुप ऑडिट करके भी चैप्टर है फाइनल के अंदर, वहां पर भी उस सिचुएशन को एड्रेस किया गया है। दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी फॉर एसएस 600। एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस करके बता देते हैं प्रोसीजर वाला पार्ट कैसे लिखा जाएगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, गुड क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में आया तो ये कंटेंडर बन सकता है। नवीन is a chair manufacturing company having its corporate office in Maharashtra. Company is in the process of expansion. 5 कंपनीज इन्होंने और अक्वायर किए। सोनी एंड एसोसिएट, सोनी एंड कंपनी इज द प्रिंसिपल ऑडिटर जो ऑडिट करेगा ऑफ ऑल द कंपनीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सॉरी, मेन ऑडिटर जो है वो प्रिंसिपल ऑडिटर इज सोनी, वाइल ऑडिट ऑफ 5 कंपनी जो हमने खरीदे वो कौन कर रहा है, राहुल के एंड एसोसिएट्स। कैन आई से राहुल के एंड एसोसिएट्स इज द अदर ऑडिटर, सोनी इज द प्रिंसिपल ऑडिटर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए सोनी एंगेजमेंट पार्टनर आस्क्ड द मैनेजमेंट that in order to conduct the audit of CFS his firm is required to conduct the audit of all components। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है। To this management asked CA Sony to consider audit reports of component auditor। बोला आप component auditor की रिपोर्ट पे क्या करो, रिलाई करो जो हमने आपको प्रोवाइड कर दी गई है। CA Sony कंटेंडेड, नहीं भाई हमारा CFS के लिए हमको लगता है हमें पूरा का पूरा components ऑडिट करना चाहिए एंड इन्हें वर्किंग पेपर भी चाहिए component auditor के। सब कुछ गलत है यार, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको उनका सारा components ऑडिट करना चाहिए, आपको उनका वर्किंग पेपर मिलना चाहिए, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर पूरा प्रोसीजर लिखना, लास्ट में बोलना वर्किंग पेपर रिक्वेस्ट कर सकते हो, सामने वाला एक्सेस दे या ना दे उसकी प्रॉपर्टी है, एज पर SQC1 एज पर 230, कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरा चीज, वो कंपोनेंट्स आप ही ऑडिट करें, कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट ना करें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 600 क्लियरली ये बोलता है, तो पूरा प्रोसीजर उठाया है, पॉइंटर्स उठा के लिख दिए। देखो क्या बोलता है 600, Principal auditor is normally entitled to rely upon the work of component auditor unless there are special circumstances। नंबर 1 से उठाया पॉइंट नंबर बी। फिर प्रिंसिपल ऑडिटर may discuss with other auditor कि हमको आपका काम रिव्यू करना पड़ेगा, which can be in the form of a checklist or a questionnaire। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 उठा के लिख दिया। फिर I may wish to visit the ब्रांच ऑडिटर अदर ऑडिटर, और सर मैं उसका काम पे कितना चेक करने वाला हूं, ये एंगेजमेंट के सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, मेरे प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है अबाउट द अदर ऑडिटर। सेम जो पॉइंट नंबर 4 के नीचे बॉक्सेस है वो उठा के लिख दिए। सर उनके काम में कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है क्या, मेरे को कंसिडर करना चाहिए क्या, मुझे उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए कुछ सप्लीमेंट्री टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के लिए। सप्लीमेंट्री टेस्ट या तो मैं खुद भी लगा सकता हूं या मैं अदर ऑडिटर को भी बोल सकता हूं। पूरा प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट उठाया और लिख दिया। फिर बाद में कंक्लूजन काम की बात आती है। देखो CA Sony can perform above mentioned procedures, however the audit of components by principal auditor is not required, क्योंकि आपने separate component auditor को अपॉइंट किया है। So contention of CA Sony is actually not correct। Also as per SQC audit documentation is a property of auditor। तो can I say it is a discretion of component auditor कि उनको वर्किंग पेपर हमें देने हैं या नहीं देने हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं या प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि आपको आपका वर्किंग पेपर हमें देना ही पड़ेगा। So it's a very very straightforward question, जहां पे क्वेश्चन का पार्ट जो है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑब्वियसली मार्क्स 5 नंबर के लिए दे कैन नॉट गिव यू फॉर लास्ट 2-3 पॉइंट्स, दैट इज व्हाई पूरा प्रोसीजर भी थोड़ा बात लिखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप पूछोगे सर प्रोसीजर में एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट लिखे, ये आईसीआई को भी नहीं पता है, उन्होंने खुद आंसर बनाया हुआ है, अंडरस्टैंड दिस। इसलिए मैंने जो आपको मार्किंग करवा के दिया, कोर पॉइंट्स उठा के लिखोगे, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो फ्रॉम माय साइड दिस वाज अ रिवीजन ऑफ एसएस 600। इंटर फाइनल दोनों का पार्ट कवर किया है। एक बार इंटर की बुक को गो थ्रू करके फटाफट से आपको बता देता हूं कि आपका 600 वाला पार्ट कैसे कवर हुआ है। 600 में अगर आप जाएंगे इन योर बुक्स, पेज नंबर इंटर का मेस्ट्रो बुक 8.44, देखो डेफिनेशन तीनों पढ़ाए थे आपको। डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, कंपोनेंट क्या है, यूजिंग द वर्क के अंदर सेम वही पॉइंट है कि भाई हमें पॉइंट नंबर 5 में देखो, जब उनका काम यूज करते हुए उन्हें बताना है हम उनके काम को यूज करने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं, पहले से कोऑर्डिनेशन करने का ट्राई करना पड़ेगा, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको
इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लाई करना है, मतलब सारा वही पॉइंट्स जो है उनका काम को रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन एंड चेकलिस्ट हम मांग लेंगे। और अगर हमें लगता है इट्स इंपॉर्टेंट तो हम खुद वहां विजिट करेंगे, और सर कितना काम पे रिलाई करना है ये उनके कॉम्पिटेंस पे, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है। तो सारा प्रोसीजर जो था ना वही पार्ट, मतलब कैन आई से पॉइंट नंबर 5 ऑनवर्ड्स, 5, 6 एंड 7 इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, वही पार्ट पूरा का पूरा रिपीटेड है। फिर आपके पास में 143(8) का रेफरेंस दिया है जो कंपनीज एक्ट में लॉ में भी कवर्ड है। यहां बताया गया है ब्रांच ऑडिटर कौन कौन हो सकता है। ऑब्वियसली ब्रांच विद इन इंडिया, नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर खुद ऑडिट कर सकता है तो वो प्रिंसिपल ऑडिटर कहलाएगा नहीं, कंपनी ऑडिटर कहलाएगा, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करा सकते हो होल्डिंग अ सीओपी। इफ द ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जिसको भी परमिटेड है, फॉर एग्जांपल यूएस में सीपीए को परमिटेड है, यूरोप में एसीसीए को परमिटेड है, तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। ये 143(8) आपको बोलता है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्ड आया है, इसे सेक्शन 128 का रेफरेंस दिया हुआ है, पर ये प्योरली लॉ स्पेसिफिक है, 600 में इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके, तो एट इंटर लेवल बहुत ही आसान चीजें। इतना डिस्कशन सुनने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन यू रीड दिस, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ विद मोर लॉजिकल क्लैरिटी विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दोनों कवर हो जाएगा। इसीलिए आई मेड अ कंबाइंड वीडियो कवरिंग द फाइनल का पूरा बेस, ताकि इंटर वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो जाए, कवर हो जाए। फाइनल स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑडिट के अंदर लास्ट में रिपोर्टिंग वाले कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ग्रुप ऑडिट चैप्टर नंबर 13 के अंदर, वो भी आपने गो थ्रू करना चाहिए टू अंडरस्टैंड 600 बेटर। ओके, इन दी फ्यूचर अगर रिविजन्स में मुझे समय मिलेगा तो मैं उसका भी रिपोर्टिंग वाला पार्ट कवर करने का ट्राई करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप यू आर एंजॉयिंग सच रिविजन्स, कीप वॉचिंग मोर एंड मोर रिविजन्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।